दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और हमने यह भी देखा था कि संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 मॉडल होते हैं, जिनमें से एक होता है संघ, दूसरा होता है परिसंघ और तीसरा होता है महासंघ। तो हमारे संविधान में वास्तव में संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघीय मॉडल को अपनाया गया है, यानी हमारे संविधान ने केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तियां प्रदान की हैं। तो आज के टॉपिक में हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारतीय संविधान में वे कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि केंद्र को राज्यों से ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। तो सबसे पहला प्रावधान हम यही देखते हैं कि भारतीय संविधान में एकल संविधान की संकल्पना को अपनाया गया है, यानी भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है, जिसको हम भारत के संविधान के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत का संविधान। अमूमन दुनिया में जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, उनमें से अधिकांश देशों में दोहरे संविधान को अपनाया जाता है। जैसे अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहां पर दोहरा संविधान पाया जाता है, एक केंद्र का संविधान और दूसरा राज्यों का संविधान। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमने भले ही संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन भारत में हमने कौन से संकल्पना को लिया है, एकल संविधान की संकल्पना को। तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को ही शो कर रहा है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो एकल नागरिकता, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, बल्कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप भारत के चाहे किसी भी राज्य के निवासी हो, लेकिन आप अपने आप को भारत का नागरिक ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया। वहीं अगर दुनिया में जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, वहां पे प्रायः दोहरी नागरिकता को अपनाया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल फिर से अगर हम देखें तो अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहां पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है। एक केंद्र की नागरिकता होती है और दूसरा राज्यों की नागरिकता होती है। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के बावजूद भी हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। तो यह प्रावधान भी कहीं ना कहीं क्या शो कर रहा है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को शो कर रहा है। तीसरा अगर हम देखें तो अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, या राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या फिर राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, यानी नए राज्यों का निर्माण करना हो, या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, तो इस संबंध में संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। इस संबंध में राज्यों को ना के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। वास्तव में जब भी ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई विधेयक संसद में लाया जाता है जो कि राज्यों के निर्माण से, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित होता है, या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित होता है, या राज्यों के नाम में परिवर्तन से संबंधित होता है, तो ऐसे विधेयक को पहले राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति क्या करता है, संबंधित राज्य को, यानी जिस राज्य के नाम में या सीमा में या राज्य में परिवर्तन करना है, उस राज्य को क्या करता है, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को उनकी स्वीकृति जानने के लिए भेजता है और वो एक समय सीमा भी निर्धारित करता है कि इतने समय सीमा में आप इस जो है विधेयक को हमारे पास जो भी संशोधन करना है वो संशोधन करके आप, या जो भी सुझाव देना है उसको आप हमारे पास भेज दीजिए। अब लेकिन यह राज्यों की भूमिका बस इतनी ही होती है कि उनको राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को भेज दिया जाता है कि आप इस पे अपनी राय को बताएं। लेकिन अब यह केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा भेजे गए, उस राज्य के द्वारा भेजे गए सुझाव को माने या ना माने। यानी केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों के सुझाव को मान भी सकती है और चाहे तो नहीं भी मान सकती है।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगर नए राज्यों का निर्माण करना हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो या उनका नाम बदलना हो, तो कुल मिला के किसको अधिकार प्राप्त है? केंद्र को अधिकार प्राप्त है, राज्यों को ना के बराबर अधिकार प्राप्त है। तो ये क्या है, ये प्रावधान भी क्या, ये संविधान का अनुच्छेद 3 भी क्या प्रदर्शित कर रहा है? भारत के संविधान में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है 3 सूचियों के माध्यम से। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो अभी हम देखेंगे कि वास्तव में 7वीं अनुसूची में जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है उनमें भी देखा जाए तो केंद्र को ज्यादा वर्चस्व प्राप्त है। कैसे? देखें, संघ सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। संपूर्ण अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का। यानी संघ सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिस पर कंप्लीटली जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? केंद्र सरकार का। वहीं राज्य सूची में अगर हम बात करें तो राज्य सूची में जिन विषयों को शामिल किया गया है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकारों का। लेकिन दोस्तों, राज्य सरकारों का अधिकार तो है लेकिन संपूर्ण अधिकार नहीं है। अभी हम देखेंगे कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं, संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे भी किए गए हैं कि अगर ऐसी स्थितियां आए तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार चाहे तो कानून बना सकती है। अगर हम तीसरी सूची की बात करें, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए समवर्ती सूची में कोई विषय शामिल है जिस पर केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी कानून बनाया, तो और दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों को लेकर दोनों में आपस में विवाद पैदा हो गया। केंद्र कह रहा है कि नहीं, मैंने जो कानून बनाया है वो लागू होना चाहिए, राज्य कह रहा है कि नहीं, जो मैंने कानून बनाया है वो लागू होना चाहिए। तो दोनों में किसको महत्व दिया जाएगा? जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया है उसको महत्व दिया जाएगा, ना कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून को महत्व दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि संविधान के अंतर्गत, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है उनमें भी देखा जाए तो संघ सूची में तो पूरा का पूरा अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का है। राज्य सूची में देखा जाए तो राज्य सूची में वास्तव में राज्य को ही अधिकार है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकता है। वहीं अगर हम समवर्ती सूची में बात करें तो देखने के लिए तो समवर्ती सूची ऐसी है कि जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में विरोधाभास होता है तो अंत में किसका कानून माना जाएगा? केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पे भी कुल मिला के दिखाई पड़ रहा है कि जब विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो भी उनमें अगर देखा जाए तो इन विधायी शक्तियों के बंटवारे में केंद्र को कहीं ना कहीं ज्यादा वर्चस्व प्राप्त है, यानी केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं ज्यादा महत्व दिया गया। वहीं अगर हम दूसरी चीज बात करें तो संघ सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो वास्तव में राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो ज्यादा क्वालिटी वाले विषय हैं, जो ज्यादा महत्व के विषय हैं, वास्तव में संघ सूची में ऐसे विषयों को रखा गया है। वहीं अगर हम राज्य सूची में की बात करें तो राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषयों को रखा गया है, न कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। वहीं समवर्ती सूची में भी बात करें तो समवर्ती सूची अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वालिटी के विषय किसमें है? संघ सूची में। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो समवर्ती सूची में, और सबसे कम क्वालिटी के जो विषय रखे गए हैं वो राज्य सूची में। तो यह इससे क्या जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कानून बनाने के विषयों को लेकर सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया गया है? केंद्र सरकार को, यानी सबसे ज्यादा ताकत किसको है? केंद्र सरकार को। दूसरी चीज, अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तो राज्य सरकार का है, लेकिन आखिर वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, वो संविधान में कौन कौन से प्रावधान ऐसे बताए गए हैं जिनसे
जिनमें यह भी बताया गया है कि केंद्र चाहे तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। तो उनमें से कुछ प्रावधानों की मैं बात कर रहा हूं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 249 में यह वर्णित किया गया है कि अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय, अगर राज्य सूची में कोई भी विषय दिया गया है, अगर उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, जैसे मान लीजिए राज्य सूची में पुलिस आता है, ठीक है, अब कल को राज्यसभा उसको कह दे कि नहीं ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए, तो राज्यसभा द्वारा इस संबंध में संसद को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, बशर्ते ऐसा कानून जो बनेगा वह विशेष बहुमत के तहत बनेगा, ना कि साधारण बहुमत के तहत। और ऐसा जो भी कानून लाया जाएगा जो कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने से संबंधित लाया जाएगा, वो उस विधेयक की शुरुआत कहां से की जाएगी? राज्यसभा से ही की जाएगी, ना कि लोकसभा से की जाएगी। क्यों? इसका कारण यह है कि राज्यसभा वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसी नाते यह अधिकार दिया गया है राज्यसभा को कि वो राज्य सूची से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने को लेकर वो पहल कर सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पे भी क्या दिखाई दे रहा है कि राज्यसभा चाहे तो केंद्र को यह इजाजत, यानी केंद्र का मतलब कि केंद्र की केंद्रीय विधायिका यानी संसद को यह अधिकार दे सकती है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। हाँ, बस ये अंतर है कि ये कानून जब भी बनेगा, यानी राज्यसभा जब ऐसा कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाएगी तो संसद जो भी यह कानून बनाएगी राज्य सूची के विषय पर, यह कानून 1 साल के लिए वैध माना जाएगा। उसके बाद फिर इस कानून को अगर आगे लागू रखना है तो फिर से राज्यसभा द्वारा फिर से उसी प्रक्रिया को अपनाकर, यानी विशेष बहुमत की प्रक्रिया को अपनाकर फिर से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 252 में यह वर्णित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 252 में यह वर्णित किया गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं केंद्र से यह मांग करें कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएं, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब सवाल उठता है कि राज्य आखिर क्यों कहेंगे कि राज्य सूची के विषय पर आप कानून बनाइए केंद्र सरकार से? इस नाते कहेंगे कि मान लीजिए कोई एक विषय है यक्ष, जिसपे दो राज्यों को कानून बनाना है जो कि राज्य सूची का विषय है। अब हो सकता है कि अगर दोनों एक ही विषय पर कानून बना रहे हैं तो दोनों राज्यों के बीच में कल को कोई टकराव उत्पन्न हो जाए, तो इस टकराव से बचने के लिए राज्य यह कहेंगे केंद्र से कि आप इस विषय पर कानून बना दीजिए और यह जो आप कानून बनाएंगे वह हम लोग इसको क्या करेंगे? मान्य करेंगे। लेकिन अगर हम देखें यहां तक तो ठीक है कि केंद्र क्या है, विधानसभाओं के अनुग्रह पर कानून बना सकती है। लेकिन कल को जब एक बार कानून बन गया और राज्य की विधानसभाएं अगर यह कहती हैं कि नहीं, अब आप ये कानून वापस ले लीजिए, अब इस कानून की हमको आवश्यकता नहीं है, तो यह केंद्र के ऊपर निर्भर करेगा कि उस कानून को वह वापस लेता है कि नहीं लेता है। इसमें राज्य का कोई महत्व नहीं रहेगा। तीसरी चीज अगर हम देखें तो अनुच्छेद 253 में भी यह प्रावधान किया गया है कि अगर केंद्र किसी दूसरे देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करता है या करार करता है, तो ऐसे संबंध में मान लीजिए कि केंद्र बांग्लादेश से कोई समझौता कर रहा है, ठीक है, और बांग्लादेश से समझौता कर रहा है और बंगाल की सरकार ने यह कहा कि नहीं, चूंकि बांग्लादेश बंगाल से सटता है तो आप केंद्र को यह कहा कि नहीं, आप समझौता तो कर रहे हैं लेकिन इस समझौते में ये बातें शामिल कर लीजिए क्योंकि इससे हमें यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या करिए, इन बातों को शामिल कर लीजिए। तो केंद्र सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि वह राज्य की अनुशंसा पर उनकी बात को माने या ना माने। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई कानून बनाना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना है, तो उसमें भी राज्यों की अनुमति नहीं ली जाती है और यह केंद्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो राज्य के द्वारा दिए गए सुझाव को माने या ना माने।
इस स्थिति में भी देखा जाए तो केंद्र सरकार ज्यादा वर्चस्व रखता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।